सुबह का समय। बहू निशा की शादी को अभी सिर्फ 5 दिन हुए हैं। निशा रसोई में बड़े मन से नाश्ता बना रही होती है। वो कभी चाय देखती, कभी पराठे सेकती, तो कभी मुस्कुराकर पूरे परिवार के लिए प्लेटें सजाती। उसी समय राम प्रसाद जी अखबार पढ़ते पढ़ते बोलते हैं, अरे कमला, आज न जाने क्यों अरहर की दाल खाने का बिल्कुल मन नहीं है। आज उड़द की दाल बना दो। नहीं जी, आज तो अरहर की दाल ही बनेगी। उड़द की दाल फिर कभी बना दूंगी। अरे लेकिन मेरा मन तो आज का है। मन तो मेरा भी रोज रसगुल्ले खाने का करता है, लेकिन हर मन पूरा थोड़ी ना होता है। पूरा घर हंसने लगा। निशा को शादी करके इस घर में आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए उसे अभी तक घर वालों की आदतों का ज्यादा पता नहीं था। लेकिन उसे एक बात जरूर अजीब लग रही थी। इस घर में जो कुछ नया खाने की फरमाइश करता, मम्मी जी सीधा ना बोल देती थी। मम्मी, आज ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, अगर शाम को सेवियों की खीर बना दो तो मजा आ जाएगा। नहीं बेटा, आज नहीं। क्यों? अरे क्योंकि आज रसोई में पहले से बहुत काम है, रविवार को बना दूंगी। अच्छा ठीक है। राहुल बिना कुछ कहे ऑफिस चला गया। निशा को बड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि इतनी सी फरमाइश के लिए भी माँ ने बेटे को सीधा मना कर दिया। अरे इतनी सी खीर ही तो बनानी थी, बेचारे भैया का दिल ही टूट गया। मम्मी, शाम को बारिश होने वाली है, गर्मा गर्म समोसे खाते हैं। नहीं। तो फिर क्या बना रहे हो शाम को? जो बनेगा वही खाना। ठीक है मम्मी। करण भी हंसते हुए चला गया। निशा अब खुद को रोक नहीं पाई। रसोई में जाकर धीरे से बोली। हालांकि वो झिझक रही थी सास को कुछ भी कहने से, लेकिन पति का मुंह देखकर उससे रहा नहीं गया। मम्मी जी, अगर बुरा न माने तो एक बात पूछूं? हाँ बहू, पूछो। आप सबकी पसंद का खाना क्यों नहीं बना देती? इतनी सी बात पर सबको मना क्यों कर देती है? धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा बहू, अभी तुम नहीं हो ना। समझ में क्या आएगा? मुझे तो साफ साफ दिख रहा है मम्मी जी मेहनत करने से बचती आ रही हैं। कभी कभी जब हमें किसी इंसान के पीछे की वजह पता नहीं होती, तो हम अपने हिसाब से उसके बारे में राय बना लेते हैं। और निशा ने भी कमला जी को थोड़ा आलसी समझ लिया था। शाम को बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकी, ठंडी हवा चलने लगी। करण खुशी से बोला, वाह, ऐसा मौसम हो और पकोड़े ना बने तो बारिश अधूरी लगती है। बिल्कुल सही कहा। मम्मी, आज तो पकोड़े बन ही जाने चाहिए। हाँ, पकोड़े तो बनेंगे, आज बना लेते हैं। चलो, आज किसी की पसंद का तो ख्याल आया है माँ जी को। निशा खुश हो गई। उसने तुरंत बेसन निकाला, आलू काटे, प्याज काटी, हरी मिर्च भी तैयार कर ली। कुछ ही देर में गर्मा गर्म पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। कमला, मेरी वाली लहसुन की चटनी कहाँ है? और मेरी पुदीने वाली? मुझे तो मूंगफली वाली चाहिए। मुझे इमली की चटनी सबसे अच्छी लगती है। निशा सबकी बातें सुन रही थी। उसे लगा बस इतनी सी बात। उसे लगा कि शायद इस घर में किसी ने अपनी पसंद का बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं। निशा मुस्कुराकर बोली, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल से जिसे जो चटनी पसंद होगी मैं वही बना कर दूंगी। पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। कमला जी ने धीरे से निशा की तरफ देखा और बिना कुछ बोले हल्की सी मुस्कान दे दी। सच बहू, 10 तरह की चटनियां भी बनानी पड़ेगी तो बना दोगी? क्यों नहीं पिताजी, घर वालों की खुशी से बढ़कर क्या हो सकता है। जिसे जो पसंद होगा उसे वही मिलेगा। बस अब तुमने बोल दिया है, कल बारिश हुई है ना, तो मैं सबसे पहले अपनी मूंगफली वाली चटनी मांगूंगा। और मैं पुदीने वाली। मेरे लहसुन वाली मत भूलना। और मेरी इमली वाली भी। सबकी पसंद की बन जाएगी चटनी, किसी को नहीं भूलूंगी पक्का। सब हंस रहे थे, लेकिन रसोई के दरवाजे पर खड़ी कमला जी की मुस्कान कुछ और ही कहानी कह रही थी। मानो उन्हें पहले से पता हो कि निशा ने आज जो वादा किया है वही आने वाले दिनों में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाला है। कई बार जिंदगी हमें किताबों से नहीं बल्कि अपने ही कहे हुए शब्दों से सबक सिखाती है। और निशा को अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक छोटी सी हाँ बारिश के पूरे मौसम में उसे रसोई से बाहर निकलने ही नहीं देगी। रात भर बारिश होती रही थी। सुबह भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। रसोई में निशा बड़ी खुशी खुशी नाश्ता बना रही थी। उसे कल की अपनी बात याद थी, जिससे जो पसंद होगा मैं वही बना कर दूंगी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। बहू, लगता है बारिश अभी रुकने वाली नहीं है। आज फिर पकोड़े बन जाए तो मजा आ जाए। अभी बनाती हूँ पिताजी। और हाँ, मेरी पुदीने वाली चटनी भी। मेरे लिए मूंगफली वाली। मुझे इमली वाली। और मेरी लहसुन वाली तो याद ही होगी तुम्हें। बस 5 मिनट, अभी सब बना देती हूँ। निशा को लग रहा था 4-5 चटनियां बनाना कौन सा बड़ा काम है, लेकिन जैसे उसने एक चटनी बनानी शुरू की
दूसरी की तैयारी करनी पड़ी, फिर तीसरी, फिर चौथी, और देखते ही देखते पूरा किचन धनिये, पुदीने, टमाटरों, लहसुन, मूंगफली और इमली से भर गया। 1 घंटे बाद पकौड़े तैयार थे, चटनियां भी तैयार थी, सब लोग खाने बैठे, लेकिन अब निशा की हालत खस्ता हो चुकी थी। अरे वाह, बिल्कुल होटल जैसा स्वाद। निशा, मेरी चटनी तो सच में बड़ी टेस्टी है। निशा, तुमने तो मजा ही ला दिया। सब तारीफ कर रहे थे। निशा के चेहरे पर खुशी थी। उधर कमला जी चुपचाप मुस्कुरा रही थी। कभी कभी शुरुआत में मिलने वाली तारीफ आगे चलकर बहुत बड़ी मुसीबत भी बन जाती है। अगले दिन फिर बारिश होने लगी और अब घर के शेरों को निशा ने खून का स्वाद दिला ही दिया था। बहू, आज पालक के पकोड़े बना लो। जी पिताजी। और चटनियां कल वाली? नहीं, आज एक नारियल वाली भी बना देना। और टमाटर वाली भी? अरे हाँ, हरी मिर्च वाली भी। इतनी सारी? हाँ, कल तुमने तो कहा था जिसे जो पसंद होगा उसे वही मिलेगा। हाँ, कहा तो था। रसोई में निशा एक हाथ से मिक्सी चला रही थी, दूसरे हाथ से धनिया धो रही थी। गैस पर पकोड़े चढ़े हुए थे, उधर इमली भीग रही थी और इधर नारियल घिसा जा रहा था। इतने में कमला जी अंदर आई। बाहो, मदद चाहिए? नहीं मम्मी जी, इतना भी का काम है, मैं कर लूंगी। कमला जी मुस्कुराई और वापस बाहर चली गई। कमला जी जानती थी कुछ बातें समझाने से नहीं, करने से समझ में आती है। अब लगातार तीसरा दिन, फिर बारिश होने लगी थी। अब तो बारिश को देखकर निशा को घबराहट सी होने लगी थी कि कहीं आज कोई फिर से चटनियों की फरमाइश ना कर दे। बहू, आज प्याज की कचौरी बना देना, कितने दिन हो गए कचौरियां खाए हुए। और हाँ, चटनियां याद है मुझे, इमली, पुदीना, धनिया, नारियल सब याद है। इतने में दरवाजे की घंटी बजती है। पड़ोस वाली शांति चाची आ जाती है। अरे वाह, आज कचौड़ियां बन रही हैं। अरे बहन जी, हमारी नई बहू तो 10-10 तरह की चटनियां बनाती है। सच में? तो फिर मुझे भी हरी मिर्च वाली चखा देना। चाची, नारियल वाली भी खाकर देखना, निशा बहुत स्वाद बनाती है। और पुदीने वाली तो सबसे बढ़िया है, वो तो खा कर ही जाना। आप सब इतना कह रहे हैं तो खाना ही खाना पड़ेगा। अब बता, 10 तरह की चटनियां ही चखा दे बहू। निशा अंदर खड़ी सिर्फ सबकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद वो ट्रे लेकर बाहर आई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कटोरियां। शांति चाची की तो आंखें फटी रह गई। अरे बहू, तुमने तो पूरा चटनी स्टॉल खोल रखा है। सब हंसने लगे। मुझे तो लगा सब मजाक कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ तो तूने सच में 10-10 चटनियां बना दी है। एक काम कर, इन सब में से थोड़ी थोड़ी मुझे दे दे, मैं घर ले जाती हूँ। आज तो मैंने ज्यादा बना दी थी, सोचा था अगली बार बारिश में काम आ जाएंगे, लेकिन ये तो। पहले दिन निशा को सबकी तारीफ सुनकर खुशी हुई थी। दूसरे दिन उसे थोड़ा कम ज्यादा लगा, लेकिन अब तीसरे दिन उसे पहली बार एहसास होने लगा कि वो बारिश का मजा नहीं ले रही, बल्कि रसोई से बारिश को सिर्फ खिड़की से देख रही है। शाम को सब लोग बालकनी में बैठकर बारिश, चाय, पकौड़ों का आनंद ले रहे थे और इधर निशा रानी रसोई में 10-10 कटोरियां धो रही थी। उसने खिड़की से बाहर देखा, सब हंस रहे थे, बारिश का आनंद ले रहे थे। वो धीरे से बोली, मैंने तो सोचा था सबको खुश करके मैं भी इनके साथ बैठकर बारिश का मजा लूंगी, लेकिन मैं तो रसोई से बाहर ही नहीं निकल पा रही हूँ। निशा, कल अगर बारिश हुई ना तो मिर्ची के भजिए बनाएंगे। और हाँ, चटनियां आज वाली ही रहनी चाहिए। अरे आज तो लहसुन वाली थोड़ी कम थी, कल जरा ज्यादा बना देना। निशा ने थककर अपना माथा पकड़ लिया। उधर दरवाजे पर खड़ी कमला जी सब कुछ देख रही थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से मुस्कुराई। उन्हें पता था बहू अब वो समझने लगी है जो बात वो पहले दिन समझाना चाहती थी। निशा को पहली बार महसूस हो रहा था कि हर इच्छा पूरी करना और हर इच्छा को रोज की आदत बना देना तो बिल्कुल अलग बातें होती है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सबक उसे मिलना बाकी था, क्योंकि अगले दिन घर वालों ने 10 नहीं उससे भी ज्यादा चटनियों की फरमाइश उसके सामने रख दी थी। अब तो बारिश देखते ही मुझे पुदीना, मूंगफली, इमली, लहसुन और मिक्सी की आवाज याद आने लगती है। प्लीज भगवान जी, आज इस बारिश को बंद कर दीजिए। मुझसे 10 चटनियां मुश्किल से बन रही थी, आज तो लिस्ट में 2-4 और डाल दी इन लोगों ने। सुनो निशा, आज अगर तुम बना ही रही हो चटनियां तो थोड़ी ज्यादा बना देना। मेरे दोस्त है ना, वो बोल रहे थे कि कभी हमें भी चटनियां चखा दे। अच्छा, तो कौन सी वाली ज्यादा बनाऊं वो भी बता दो। अरे मैं ये कह रहा था कि सारी ही ज्यादा बना दो, मैं साथ लेकर जाऊंगा। कल मेरे दोस्त भी तुम्हारी तारीफ करेंगे कि वाह भाई करण, क्या पत्नी है तुम्हारी, 10-10 चटनियां भेजी है। अब समझ में आ रहा है, तारीफ से काम कम नहीं होता।
निशा और बना तू 10 तरह की चटनियां। जिस बहू को पहले हर किसी की पसंद पूरी करके खुशी मिलती थी, आज उसी को हर नई फरमाइश एक नई जिम्मेदारी लगने लगी थी। रसोई में निशा अकेली खड़ी थी, मिक्सी चल रही थी, गैस पर तेल गर्म हो रहा था, एक तरफ पकौड़े, दूसरी तरफ चटनियां और बीच में वो खुद पीस रही थी। इतने में उसकी नजर खिड़की से बाहर गई। पूरा परिवार बालकनी में बैठा बारिश का मजा ले रहा था। राम प्रसाद जी गर्मा गर्म चाय पी रहे थे। राहुल और करण बारिश में हाथ निकालकर बूंदे पकड़ रहे थे। पूजा कुर्सी पर बैठी मुस्कुरा रही थी, सेल्फी ले रही थी, और निशा रसोई में सिर्फ मिक्सी का ढक्कन पकड़ रही थी। उसकी आंखें भर आई। मैं तो इस घर में सबको खुश करने आई थी, लेकिन खुद खुश रहना ही भूल गई। इतने में कमला जी रसोई में आई। एक बड़ा सा बर्तन लिया और एक एक करके सारी चटनियां उसमें उड़ेल दी। धनिये वाली, पुदीने वाली, लहसुन वाली, मूंगफली वाली, इमली वाली, टमाटर वाली, सब एक साथ। अरे मम्मी जी, ये आप क्या कर रही हैं? इतनी मेहनत से बनाई हुई सारी चटनियां एक साथ मिला दी। कमला जी मुस्कुराई। उन्होंने मिक्सी चलाई, कुछ मसाले डाले, थोड़ा सा भुना जीरा, थोड़ा सा नींबू, और मिक्सी बंद कर दी। उन्होंने एक कटोरी में नई चटनी निकाली। लो चलो, आज यही परोसते हैं। आज तो सब नाराज होंगे। अरे बाकी 9 चटनियां कहाँ? निशा, मेरी मूंगफली वाली चटनी भूल गई क्या तुम? और मेरी पुदीने वाली? आज सब यही खाएंगे। सारी चटनियां हैं, इसी में सबका स्वाद आएगा तुम लोगों को। खाकर देखो तो सही एक बार। सबने एक दूसरे का चेहरा देखा, फिर मजबूरी में उसी एक चटनी के साथ पकौड़ा खाया। अगले ही पल सबको उस चटनी का स्वाद बहुत पसंद आने लगा। अरे वाह, ये तो कमाल की बनी है। मम्मी जी, इसका स्वाद तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। सच कहूं, अगर पहले पता होता तो मैं कभी अलग अलग चटनियां मांगता ही नहीं। अब से बस यही वाली बनाना। सबको इतनी अच्छी लगी? अच्छी नहीं, बहुत अच्छी है। तुम भी खाओ ना। आओ आओ निशा, आज तुम भी पकौड़े और चटनी का मजा लो। आओ बैठो। मम्मी जी, एक बात पूछूं? पूछो बहू। आपने पहले दिन ही ऐसा क्यों नहीं किया? आप सबको सीधा मना क्यों कर देती थी, फिर मुझसे साफ साफ कह देती? क्योंकि अगर मैं पहले दिन ही ये एक चटनी बना देती तो तुम्हें लगता मैंने आसान रास्ता चुन लिया। बहू, रसोई में सबसे मुश्किल काम खाना बनाना नहीं होता। सबसे मुश्किल काम होता है लोगों की आदतें संभालना। जिस दिन घर की औरत हर छोटी बड़ी इच्छा बिना सोचे पूरी करने लगे, उस दिन घर वाले उसे प्यार नहीं, उसकी मेहनत को अपना अधिकार समझने लगते हैं। तुमने देखा ना, पहले दिन सबने सिर्फ अपनी पसंद बताई थी, दूसरे दिन उसी की उम्मीद कर ली, तीसरे दिन वो उम्मीद आदत बन गई, और चौथे दिन तो उन्हें लगने लगा कि 10 चटनियां मिलना उनका हक है। मम्मी जी, मैंने आपको कितना गलत समझा। मुझे लगता था आप आलसी हैं, इसलिए सबको मना कर देती हैं। अगर मैं आलसी होती तो इतने साल इस घर को इतने प्यार से नहीं चला पाती। बहू, याद रखना, घर चलाने वाली औरत की सबसे बड़ी समझ हर बात पर हाँ कहना नहीं, बल्कि सही जगह पर ना कहना होती है। जी माँ जी, अब मुझे समझ में आ गया है कहाँ हमें हाँ कहना चाहिए और कहाँ ना कहना भी जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हर किसी को खुश कर देना ही एक अच्छे इंसान की पहचान है, लेकिन सच्चाई ये है कि हर इच्छा पूरी करने से खुशी नहीं, आदत पैदा होती है। और जिस घर की रसोई में समझदारी का तड़का लग जाए, वहाँ एक चटनी भी 10 चटनियों से ज्यादा स्वाद दे जाती है। बाहर बारिश हो रही थी और सुधा कमरे की खिड़की के पास बैठकर पढ़ाई में लगी हुई थी। तभी उसकी माँ ने आवाज दी, सुधा, ओ सुधा। क्या हुआ मम्मी? क्या कर रही है? देख नहीं रही बारिश हो रही है, छत से कपड़े उठाकर नहीं ला सकती थी? ध्यान ही नहीं रहा मम्मी। पता नहीं कहाँ रहता है तेरा ध्यान, घर के कामों में तो मन ही नहीं लगाती है। अरे यार मम्मी, एग्जाम है मेरे, पढ़ाई नहीं करूँ क्या? सुधा अपनी माँ से बात कर रही थी, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है ना बीच में बोलने की। वैसे ही सुधा की दादी की भी आदत है हर बात में अपनी नाक घुसाने की। अरे तो परीक्षा कौन सी कल ही है, वैसे भी हमेशा तो पढ़ती रहती है, क्या होगा पढ़ाई लिखाई का, घर के काम सीख ले। दादी, अब इसमें घर के काम कहाँ बीच में आ गया, आप तो बोलो ही मत। देख ले बहू, अब कितनी जुबान चलने लगी है। मैं तो कहती हूँ लड़का देखो और विदा कर दो इसे। क्यों दादी, मैं क्या आपसे कुछ मांग रही हूँ? हर बात आपकी मेरी विदाई पर ही क्यों खत्म होती है? तभी बाहर से भीगते हुए महेंद्र घर में आए और बोले, इतना अच्छा मौसम हो रहा है और तुम लोग बातों में लगे हो, चलो चाय और पकौड़े बना लो। जय सुधा, पापा के लिए चाय पकौड़े बना दे। मम्मी आप बना दो, मुझे पढ़ना है। अरे तो कम से कम प्याज आलू तो काट दे, अकेले अकेले मैं क्या करूंगी? नहीं नहीं, आज ही कलेक्टर बन जाएगी ना तुम्हारी बेटी।
शांत हो जाओ दादी, बना दूंगी मैं सब। एक कप चाय मेरे लिए भी। सुधा कमरे से निकलकर किचन में आ जाती है और आलू प्याज की तरफ देखती है। मीरा बस चले ना तो ये आलू प्याज को दादी से बदल दो। महेंद्र हॉल में बैठे हुए थे और बारिश में भीगने की वजह से उन्हें छींकें आने लगी थी। ये आप भीग कैसे गए? छाता तो लेकर गए थे, खो दिया क्या? अरे खोया नहीं है, वो रास्ते में मेरे एक पुराने दोस्त मिल गए, इसी शहर में शिफ्ट हो गए। तो अपना छाता उन्हें दिया है, इतना दानवीर बनने की क्या जरूरत है आपको? अब जुकाम आपको होगा और आप पूरे घर में कर देंगे। अरे मेरी बात तो सुनो, हमेशा अपनी कहती रहती हूँ। बताइए क्या है? उनका ना एक बेटा है, अच्छी नौकरी में है। मैंने अपने सुधा के लिए बात की है और मेरी बात को वो मान भी गए। कल आ रहे सुधा को देखने। बस इतनी सी बात सुनकर सुधा के हाथ से पकोड़े की प्लेट नीचे गिर पड़ी और दादी ने ताने मारने शुरू कर दिए। हाथों पे जान नहीं है क्या? एक काम ठीक से नहीं होता इस लड़की से। पापा, आप मेरी शादी की बात कर रहे हैं? और कोई कुंवारा दिख रहा है क्या इस घर में? मैं पापा से बात कर रही हूँ, आप पापा हो? नहीं ना? बताओ ना पापा। देखो देखो कैसे बोल रही है तुम्हारी छोरी। नहीं, आज आप ही बता दो, आप पापा हो? पैंट शर्ट कहाँ है आपका? और दाढ़ी कहाँ है? बताओ ना। अरे सुधा क्या हुआ है तुम्हें? पापा आप शादी की बात अभी कैसे कर सकते हैं? अभी तो मेरा फाइनल ईयर लगा है। अरे इतने अच्छे लोग फिर नहीं मिलेंगे, और कौन सा अभी शादी हो जाएगी, रिश्ता कर देंगे बस। अच्छा, बस रिश्ता ही कीजिएगा फिर। हाँ चलो अब चाय दे दो। सुधा चाय और पकोड़े घर वालों को खिलाकर अपने कमरे में आ जाती है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुधा जरा देख तो कौन है? चैन से बैठने को भी नहीं मिलता, अभी कौन आ गया? सुधा ने दरवाजा खोला तो उसकी सहेली प्रीति मिठाई का डिब्बा लिए सामने खड़ी थी। अरे तू क्या हुआ, और बिना बताए कैसे आ गई घर? सब कुछ यही पूछेगी या अंदर भी बुलाएगी? हाँ ना, बता क्या हुआ? अरे प्रीति बेटा बड़ी चमक रही हो, लॉटरी लग गई क्या? ऐसे समझो आंटी, मेरी शादी पक्की हो गई और लड़का सरकारी नौकरी में है। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सही टाइम पर शादी कर रही हो। अपनी सहेली को भी कुछ सिखाओ। लेकिन एग्जाम का क्या? 2 महीने बाद तो एग्जाम है ना। अरे अब क्या जरूरत, जितना पढ़ना लिखना था पढ़ लिया, अब तो घूमूंगी फिरूंगी नाचूंगी गाऊंगी, अब मजे करूंगी। एक ही तो साल था, पढ़ाई पूरी कर लेती। अरे आप क्या पट्टी पढ़ा रही है उसे? मैं तो बेटा तेरे साथ हूँ, अच्छा सोचा तूने। दादी ये आपकी सहेली है, आपकी सहेलियों के बीच में मैं बोलती हूँ क्या? आपको बात करनी है प्रीति, तू ही बात कर ले दादी से, और सीख भी लेना इनसे घर परिवार की बातें। बात बात पर चिढ़ जाती है ये लड़की, पता नहीं ससुराल में कैसे रहेगा। ये घर कौन सा मायका लगता है, ससुराल जैसा ही तो बना रखा है आपने, बात बात पर ताने। अरे आप लोग लड़ो मत, अगले महीने शादी है मेरी, सबको आना है, अब मैं चलती हूँ। प्रीति वहां से चली जाती है और सुधा मन ही मन कहती है, पढ़ाई पूरी किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले दिन सुधा को देखने लड़के वाले आते हैं और उसके घर वाले बड़े ही जोरों शोरों से उनका स्वागत करते हैं। इनसे मिलो, ये है मेरे दोस्त और उनका बेटा विशाल, बेटी प्रिया और उनकी पत्नी। ये क्या है, ये तो पूरी बारात लेकर आ गए। अरे भाई साहब ये सब तो होता रहेगा, पहले आप लड़की को तो बुलाइए। सुधा बेटा बाहर आओ। आई पापा। सुधा फिल्मों की तरह हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है और सभी के साथ बैठ जाती है। देखो जी, हमारा विशाल ना बड़ा ही सीधा साधा है, ना कुछ खाना ना पीना, ऊपर से मंदिर भी जाता है। अच्छे संस्कार दिए आपने। विशाल बेटा कुछ बात करनी हो तो कर लो। सुधा घर दिखाओ विशाल को। सुधा विशाल को अपना घर दिखाने लगती है। तभी विशाल रुक कर पूछता है, आपको शादी के बाद क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी मेरा फाइनल ईयर चल रहा है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं एग्जाम के बाद शादी करूंगी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। विशाल और सुधा इतनी सी बात करते हैं और विशाल वापस आकर अपनी माँ के कान में कुछ कहता है। ठीक है भाई साहब, हमें आपकी लड़की तो बहुत पसंद आई, लेकिन सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, बाकी की बातें हम फोन पर कर लेंगे। ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। मैं तो चाहता हूँ ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। विशाल का परिवार वहां से चला जाता है और उनके जाते ही घर की विपक्ष पार्टी की अध्यक्ष दादी जी बोलती है, मुझे विशाल का चेहरा कुछ बदला हुआ लग रहा था, कहीं इसने अकेले में कुछ कह तो नहीं दिया? कैसी बात करी है माँ जी, सुधा क्यों कुछ कहेगी? क्या सुधा, तू कुछ बोली है क्या विशाल को? नहीं तो मम्मी, मैं क्या बोलूंगी? भाई तो मेरी बेटी ऐसी थोड़ी ना है। मैं पढ़ने जा रही हूँ। सुधा अपने कमरे में आ गई और परीक्षा की तैयारी में लग गई। अगले दिन महेंद्र भागते हुए घर वापस आए और आते ही सुधा को बोलने लगे, सुधा, सुधा, ओ सुधा,
अरे क्या हुआ, कौन सा पहाड़ टूट गया? अरे सुधा को बुलाओ, कहाँ है? छत पर गई है। सुधा नीचे आ, पापा बुला रहे हैं। क्या हुआ पापा? तुमने कल क्या बोला विशाल को? क्या बोला? क्या मतलब? मैंने कहा ही था इसने कुछ ना कुछ बोला है, तभी तो अचानक से चले गए सब। क्या हुआ है? मेरा जी घबरा रहा है, अब कुछ बोलिए ना। वो लोग रिश्ते के लिए मना कर रहे हैं, कह रहे थे पहले बेटी को पढ़ा लिखा लो, उसके बाद ही कर लेना शादी। अरे क्या मतलब? मतलब सुधा से पूछो, और क्या? सुधा बता ना, क्या बोला तूने? उन लोगों ने रिश्ते को मना क्यों कर दिया? नहीं मम्मी, मैंने बस इतना कहा था कि 1 साल की पढ़ाई रह गई है मेरी, वो पूरी करूंगी मैं। वाह, अरे फिर 1 साल बाद बोलोगे आगे पढ़ना है? अभी इतनी पढ़ाई तो बड़ी मुश्किल से हो पाई है, फिर आगे की पढ़ाई का खर्चा कैसे होगा? पापा तो क्या पढ़ाई छोड़ दो? अरे पढ़ाई मत छोड़ो, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि आगे पढ़ाई करवाएं। पता है उन लोगों ने क्या कहा? क्या? उन्होंने कहा कि हमारी बेटे की तो अच्छी नौकरी लगी हुई है, 1 साल में तो बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, पढ़ाई पूरी होने के लिए थोड़ी ना बैठे रहेंगे। बताओ, इस लड़की ने अच्छे खासे रिश्ते को लात मार दी। वही तो, मुझे लगा था मेरी बेटी मेरी बात मानेगी। विशाल जैसा लड़का हम दोबारा ढूंढ नहीं पाएंगे। मेरे पास एक उपाय है। क्या? मम्मी मैं पढ़ाई छोड़कर शादी नहीं करूंगी। अरे तो कौन तुझे पढ़ाई छोड़ने को कह रहा है? तू एक काम कर। क्या? देखो लड़कियां तो शादी के बाद भी पढ़ती रहती है, ससुराल जाके पढ़ाई कर लेना। वो लोग पढ़ाएंगे? और नहीं तो क्या, पैसे हैं उनके पास, जितना बोलोगी उतना पढ़ा देंगे। सुधा को अपने मम्मी पापा की बात समझ में आ जाती है और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? यही कि अभी 2 महीने बाद मेरी परीक्षा हो जाए, उसके बाद शादी करूंगी। हाँ हाँ, मैं बात कर लूँ। महेंद्र विशाल की माँ को फोन लगाता है। कहिए भाई साहब, कुछ बात बनी? जी, मेरी बेटी तो शादी के लिए तैयार है, आप लोग चिंता मत कीजिए। बस वो चाहती है कि शादी 2 महीने बाद हो। भाई साहब आप झूठ मानेंगे, लेकिन सच तो है कि हमने विशाल की कुंडली दिखवाई है। 2 महीने बाद मतलब शादी का मुहूर्त ना सीधा 2 साल के बाद है। तो इसका उपाय क्या है फिर? एक ही उपाय है, चट मंगनी पट ब्याह। मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो हम और लड़कियां देखा है। अरे बिल्कुल बिल्कुल मंजूर है हमें। ठीक है, फिर तैयारियां शुरू कीजिए। महेंद्र फोन रख देते हैं और सुधा उनकी तरफ देखती है। कुछ बोलिए ना पापा। उन्हें शादी इसी महीने करनी है, चलो तैयारियां शुरू करते हैं। लेकिन पापा। अरे पेपर शादी के बाद दे देना। हाँ और नहीं तो क्या, पढ़ाई तो हो जाएगी, लेकिन ऐसा लड़का नहीं मिलेगा फिर, इसे हाथ से जाने मत दो। सुधा अपने मम्मी पापा से कुछ नहीं कह पाई और उसकी शादी विशाल से हो गई। वो अपने ससुराल आ चुकी थी। बैग में से किताबें निकालकर वो कमरे में यहाँ वहां देखने लगी। क्या हुआ, तुम यहाँ वहाँ क्या ढूंढने लगी हो? जी वो मैं अपनी किताबें कहाँ लगाऊं वो सोच रही हूँ। अरे रख दो कहीं भी, अभी कौन सा तुम पढ़ाई करोगी? मेरी एग्जाम है ना अगले महीने, इसलिए पढ़ाई तो करनी है। हाँ तो भी ऐसे बीच में लेकर तो खड़ी नहीं रहोगे। एक काम करती हूँ, ननद जी के कमरे में रख देती हूँ। प्रिया अपनी किताबों के साथ ननद प्रिया के कमरे में आ जाती है। क्या हुआ भाभी, ये रद्दी कहाँ लेकर जा रही हो? अरे ये मेरी किताबें हैं, आपकी कमरे में जगह है, रख दो वहाँ। अरे नहीं भाभी, मेरे पास मेरी किताबें काफी है, आप कहीं और रख लो। सुधा अपनी किताबें लेकर कमरे में वापस आ जाती है और एक कोना देकर वहीं किताबें लगा देती है। इस घर में तो मेरी किताबों को जगह ही नहीं मिल रही, पढ़ाई को क्या ही मिलेगी। बहू। जी मम्मी जी। बहू जरा चाय नाश्ता बना दो, कुछ मेहमान आए हैं, और उसके बाद खाना भी। ठीक है मम्मी जी। वो किचन में आ जाती है और चाय नाश्ते के साथ खाना बनाने लगती है। मम्मी जी खाने में कुछ और बनाना है? बहू जब ये लोग खाना खाए तब गरम गरम ही रोटियां सेक देना। ठीक है मम्मी जी। वो किचन में आती है, तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ऐसे तो पढ़ाई का टाइम मिलेगा नहीं, किचन में ही किताब ले आती हूँ, कम से कम पढ़ाई तो कर लूंगी। सुधा अपनी किताब लेकर किचन में आ जाती है और पढ़ाई करने लगती है, लेकिन पढ़ाई में वो इतना खो जाती है कि दूध बाहर फैल जाता है। अरे भाभी गैस बंद करो, ये क्या है, दूध पूरा जला दिया। अरे वो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। तो भाभी खाने के टाइम पर, काम के टाइम पर पढ़ाई करोगी तो ऐसे ही होगा ना। आगे से ध्यान रखूंगी। सुधा अपनी किताब वापस रख देती है और काम में लग जाती है। देर रात वो फ्री होकर पढ़ने बैठती है। अरे तुम लाइट बंद करो ना, मुझे सोना है, सुबह ऑफिस जाना होता है, तुम तो दिन भर घर में रहती हो। वो मुझे पढ़ाई करनी है, आप अपनी आंखों पर कुछ रख लीजिए ना। अच्छा, अब मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए अपनी नींद खराब करूं? ठीक है, गुस्सा मत होइए, अभी लाइट बंद कर देती हूँ। सुधा ने लाइट बंद कर दी और खुद हॉल में आ गई। वो हॉल में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि उसकी सासू माँ आई। इतनी रात में क्या कर रही है, टाइम से सोना नहीं है क्या? मम्मी जी वो पढ़ाई,
अब एग्जाम में टाइम ही कितना रह गया है। ठीक है। अच्छा, मैं क्या बोल रही थी, सुबह जल्दी उठकर भोग बना देना। विशाल की शादी हो गई है तो मैं भी फ्री हूँ, मंदिर जाया करूंगी रोज। ठीक है मम्मी जी, बना दूंगी। सुधा देर रात तक पढ़ाई करती रही और सुबह उसकी नींद मम्मी जी की आवाज सुनकर खुली। क्या हुआ मम्मी जी, आप गुस्से में लग रही हो? बहू, मैंने कल रात में क्या कहा था, सुबह उठकर भोग बना देना। ये क्या तुम अब तक सो रही हो? वो मम्मी जी, पढ़ाई करते हुए देर हो गई ना तो लेट सोई। अरे तो पढ़ाई का मना नहीं किया है, लेकिन घर के काम भी तो देखो बहू। जी जी मम्मी जी, समझ गई, अभी भोग बना देती हूँ। रहने दो, कल से बनाना, अब नाश्ते का टाइम हो गया है। जी मम्मी जी। सुधा उठी और तैयार होकर बाहर आ गई। उसने नाश्ता बनाया और सभी को दिया। जब सब लोग नाश्ते के लिए बैठे हुए थे तब उसने कहा, मम्मी जी वो क्या बहू? वो मुझे एग्जाम फीस बनी है कॉलेज में, पैसे चाहिए। हाँ तो बहू, पैसे अपने पति से ले। मम्मी जी, आपके हाथ में रहता है ना सब, इसलिए आपसे कहा। विशाल जी, आप सुन रहे हैं ना, लास्ट डेट परसों की है। हाँ दे दूंगा। लास्ट डेट का क्या है, वो तो बढ़ जाएगी। मेरी परीक्षा मिस ना हो जाए। ये क्या है इतना नमक? बहू, पराठे आलू के है या नमक के? कितना नमक डाला है? जा कुछ और बना कर ला। जी अभी लाती हूँ मम्मी जी। सुधा दोबारा पराठे बनाने चली जाती है। फीस की बात हवा में उड़ जाती है। 2 दिन बाद एग्जाम फीस भरने का आज आखिरी दिन था। सुधा कमरे में यहाँ वहां टहल रही थी, तभी उसने विशाल को फोन किया। क्या है, मीटिंग में हूँ, क्या कॉल पर कॉल कर रही हो? वो फीस भरनी है, आप पैसे देकर नहीं गए। अरे मम्मी को बोलो यार। सुधा अपनी सास के पास आती है। मम्मी जी, फीस भरनी है, पैसे दीजिए ना। बहू, पैसे मेरे पास नहीं है, और अभी तो घर का, राशन का, बिजली पानी का सबका बिल दिया है, पैसे कहाँ से होंगे? तो फिर किससे मांगू मैं? सुधा अपनी ननद के पास जाती है। दीदी, कुछ पैसे होंगे आपके पास, मुझे एग्जाम फीस भरनी है। कब तक वापस करोगी आप? जैसे ही मुझे मिल जाएंगे वैसे ही। ठीक है। सुधा अपनी ननद से पैसे लेकर जाती है और एग्जाम फॉर्म भर देती है। लेकिन कहते हैं ना, मदद भी किसी न किसी वजह से ही करते हैं लोग। भाभी, मेरा असाइनमेंट लिख दीजिए। लेकिन मेरी एग्जाम है कल। अरे भाभी, पूरा टाइम पढ़ती हो, थोड़ी हेल्प कर दो ना, मैंने भी तो की थी आपकी हेल्प। ठीक है, लीजिए। सुधा की पूरी रात अपनी ननद के असाइनमेंट लिखने में चली जाती है और अगले दिन वो परीक्षा के लिए तैयार होती है। कहाँ जा रही हो बहू? मम्मी जी, एग्जाम है ना। तो बहू, नाश्ता पानी है? हम एग्जाम के लिए रोक नहीं रहे, लेकिन काम करके जाओ। एग्जाम था तो सुबह जल्दी बनाकर जाती। अभी बना देती हूँ मम्मी जी, खाना आकर बना दूंगी। सुधा जल्दी जल्दी नाश्ता बनाती है और घर से निकल जाती है। उसकी परीक्षाएं जैसे तैसे धक्का मारते हुए खत्म होती है और 6 महीने बाद उसकी फाइनल परीक्षा आती है। इस बार बहुत मन लगा के पढ़ाई करनी पड़ेगी, पिछली बार की तरह नहीं होने दूंगी। क्या हुआ बहू, क्यों बड़बड़ाती रहती हो? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस 1 हफ्ते बाद पेपर है ना, 3 दिन में एग्जाम फीस बनी है। अच्छा, मैं ये कहने आई थी कि मामा जी के यहाँ चलना है, उनके लड़के की शादी है कल। मम्मी जी, अभी तो एक एक पल कीमती है, मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी। अरे कैसी बात कर रही हो बहू, तुम्हारी नई नई शादी हुई है, मैं अकेले गई तो सब मुझसे सवाल करेंगे। तुमको चलना ही होगा, मुझे कुछ नहीं सुनना, पेपर अगले हफ्ते है। ठीक है मम्मी जी, चलूंगी। सुधा को रिश्तेदार के यहाँ जाना पड़ता है और एक की जगह 2 दिन वहीं लग जाते हैं। मम्मी जी, फीस भरनी है, पैसे चाहिए। अरे मैं कहाँ से लाऊं, विशाल से मांगा करो। वो विशाल के पास जाती है। देखो, अगर तुम पैसे मांगने आई हो ना तो ये बहुत ही गलत टाइम है। अभी मम्मी की दवाइयाँ, छोटे की पढ़ाई लिखाई, घर के खर्चों में बहुत पैसा लगा है, अभी कुछ नहीं है मेरे पास। तो मेरी फीस कैसे भरी जाएगी? अरे मुझे क्या पता, मेरा दिमाग अभी बहुत खराब है। सुधा अपनी ननद के पास जाती है। दीदी, फीस भरनी है, पैसे हैं आपके पास? भाभी, 6 महीने पहले जो दिए थे वो तो वापस लौटाओ। सब इकट्ठा दे दूंगी। भाभी, बहुत मेहनत से आता है पैसा, मैं कोचिंग पढ़ा पढ़ा कर कमा रही हूँ, आप भी कमा लो। पर अभी अचानक से कहाँ से कमा लूं? मुझे नहीं पता, मैं नहीं दे पाऊंगी। सुधा सब जगह से हार कर वापस आ जाती है और अपना फोन देखती है। पहले उसने सोचा पापा को कॉल करे, लेकिन फिर न जाने उसके दिमाग में क्या आया, उसने फोन एक तरफ रख दिया। कहते थे ससुराल वाले पढ़ा देंगे, ना तो वो पढ़ा पा रहे हैं ना पढ़ने देते हैं। किताब उठाते ही बहू ये बहू वो, और अब फीस के पैसे नहीं है, मुझे पढ़ना ही नहीं अब। सुधा मन ही मन खुद से बातें कर रही थी कि उसकी सास की आवाज आई। बहू, मौसम खराब है, छत से कपड़े उठा ला। जा रही हूँ मम्मी जी। सुधा की छत पर जाते ही पानी बरसने लगा और वो भीगने लगी। उसका मन दुखी था, जैसे पानी उसके ऊपर नहीं बल्कि उसकी पढ़ाई पर फिर रहा था। ये कपड़े उठाते उठाते ही जिंदगी निकल जाएगी मेरी। खुशकिस्मत है वो लड़कियां
जिनके घर वाले, ससुराल वाले और पति सपोर्ट करते हैं। माँ से भी क्या बोलूं, अब उन्होंने तो सीख देकर ही भेजा था, एडजस्ट कर लेना। बारिश तेज होने पर सुधा ने कपड़े वहीं छोड़ दिए और खुद नीचे आ गई।